ऑफ रिपीटिशन, इसकी क्या क्या मतलब लिमिटेशंस है कि इसकी मतलब इसके एडवांटेजेस होते हैं, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो इसमें देखते हैं, व्हेन द साइड डिस्टेंस आर रिलेटिवली शॉर्ट, फॉर एग्जांपल लेस देन 100 मीटर, देयर इज लिटिल एडवांटेज इन यूजिंग द मेथड ऑफ रिपीटिशन। जब हमारा साइड ऑफ डिस्टेंस बहुत कम, हमें तो जिस ऑब्जेक्ट का हमें एंगल रीड करना है वो हमें 100 मीटर से भी बिल्कुल पास में हो, इन सच केसेस द एरर इन पॉइंटिंग द टेलीस्कोप करेक्टली एंड सेटिंग अप द इंस्ट्रूमेंट ओवर द स्टेशन एग्जैक्टली आर मोर सिग्निफिकेंट इन कंपेरिजन टू इंक्रीज प्रिसीजन अचीव्ड इन द मेथड ऑफ रिपीटिशन। इस केस में क्या होता है कि जो मेन हमारा फोकस होना चाहिए वो किस पे होना चाहिए कि हम उसको अच्छे से फोकस कर पाएँ, इंस्ट्रूमेंट को स्टेशन पर अच्छे से सेट कर पाएँ। तो रिपीटिशन मेथड से, क्योंकि जब डिस्टेंस कम होता है तो अगर एंगल्स में हम कुछ सेकंड्स रीड करने में, कुछ सेकंड के इंस्ट्रूमेंट से हमें कुछ सेकंड की एरर आ रही है, तो जब एंगल छोटा होता है, ठीक है ना, तो वो बार बार उस एंगल को कितना ही रीड करें, एरर इतनी लिमिनेट नहीं होती है। जब डिस्टेंस बड़ी होती है, ठीक है ना, मीन्स जो एंगल पड़ रहे हैं उसकी आर्म्स काफ़ी बड़ी हैं, तो उसमें अगर कुछ सेकंड का डिफरेंस भी है तो वहाँ आगे जाके वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो एक तो ये इसका लिमिटेशन है। दूसरा, एरर ड्यू टू स्लिप, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्नल्स एंड द नॉन वर्टिकलिटी ऑफ वर्टिकल एक्सिस where the bubbles is out of center cannot be eliminated even by the method of repetition। अब या तो एरर ड्यू टू स्लिप, मतलब कि हमने लोअर प्लेट या अपर प्लेट को क्लैम्प किया लेकिन इतना टाइटली क्लैम्प नहीं किया कि वो हल्का सा वो स्लिप हो गई हो, ठीक है ना, तो ये एरर्स। फिर नॉन वर्टिकलिटी ऑफ वर्टिकल एक्सिस, कि वर्टिकल जो एक्सिस है अगर वो नॉन वर्टिकल है, कि वो वर्टिकल नहीं है, तो इसके कारण जो एरर आएगी वो भी इस मेथड से दूर नहीं होती है, ठीक है ना। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं, ये ऊपर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, क्या क्या हैं। बाय रीडिंग बोथ वर्नियर, एरर ड्यू टू सेंट्रिसिटी ऑफ वर्नियर एंड सेंटर्स आर एलिमिनेटेड। एक तो वर्नियर, ठीक है, जो वर्नियर्स हैं वो आपस में एक दूसरे के एग्जैक्टली सेंटर में ना हो, तो ऐसी एरर्स हैं वो एलिमिनेट हो जाती है इस मेथड से। बाय टेकिंग both the face readings, error due to line of sight and the turnian axis, ठीक ना, can out of adjustments are eliminated। अब किसके कारण एरर, एक तो लाइन ऑफ साइट और टर्नियन एक्सिस है वो आपस में परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है ना, तो वो जो एरर है वो भी इससे एलिमिनेट हो जाती है। और वो कब होगी, जब हम बोथ फेस से हम रीडिंग लेंगे। फिर बाय टेकिंग द रीडिंग ऑन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सर्किल, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट ग्रेजुएशंस ऑफ द मेन स्केल्स आर एलिमिनेटेड। अभी हमने इस पीछे डिस्कस किया था कि अगर ग्रेजुएशंस अच्छे से मार्क नहीं है तो वो एरर भी इस मेथड से एलिमिनेट हो जाती है, ठीक है ना। तो ये सब इसके एडवांटेजेस थे ना। अब तो एक तो ये हॉरिजॉन्टल एंगल को रीड करने का मेथड क्या हो गया, रिपीटिशन मेथड। दूसरा है रीट्रेशन मेथड, ठीक है ना। तो ये मेथड कब यूज़ होगा, जब एक ही स्टेशन से हमें बहुत सारे एंगल को रीड करना हो, उस केस में हम रीइटरेशन मेथड यूज़ करते हैं। दिस मेथड ऑफ रीइटरेशन इज यूज्ड व्हेन सेवरल एंगल्स आर टू बी मेजर्ड एट द वन स्टेशन। एक ही स्टेशन से हमें बहुत सारे एंगल रीड करने हों, तब इस मेथड को यूज करके हम मतलब इस मेथड का हम इस्तेमाल करेंगे एंगल्स को रीड करने में। ऑल दी एंगल्स आर मेजर्ड सक्सेसिवली स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल स्टेशन। इसमें क्या करेंगे, हम इनिशियल स्टेशन से एंगल रीड करना शुरू करेंगे और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रीड करते हुए सभी स्टेशंस को एक साथ रीड करेंगे, ठीक है। द एंगल बिटवीन द लास्ट स्टेशन एंड द इनिशियल स्टेशन इज ऑल्सो मेजर्ड। अब जो लास्ट स्टेशन और जो फर्स्ट स्टेशन था उसके बीच का एंगल भी हम रीड करेंगे, और उन सभी एंगल्स को रीड करने के बाद, क्योंकि हमने फर्स्ट स्टेशन 0 से शुरू किया था, तो लास्ट में आके वो 360 का होना चाहिए। अगर 360 का नहीं है, मीन्स एंगल 360 से ज़्यादा जा रहा है या 360 से कम रह रहा है, तो कितना ज़्यादा कितना कम रह रहा है पहले तो उसको देखेंगे कि वो हमारी परमिसिबल लिमिट में है कि नहीं है। अगर वो परमिसिबल लिमिट से बाहर है तो हम वहीं पर इन रीडिंग्स को ड्रॉप कर देंगे और दोबारा से नई रीडिंग्स लेंगे। लेकिन अगर वो जो एरर्स है वो परमिसिबल लिमिट में है, परमिसिबल लिमिट मीन्स कि हमें अलाउ किया गया है कि 20 सेकेंड 40 सेकेंड तक की एरर एक्यूमुलेट की जा सकती है, मतलब उस केस में हमें दोबारा रीडिंग लेने की ज़रूरत नहीं है।
तो हमारी एरर अगर विद इन इस लिमिट के अंदर है, अगर सपोज करो कि 40 सेकंड्स के लिए कहा है कि भाई 40 सेकंड की एरर परमिसिबल है, तो वो जो 40 सेकंड्स की एरर आ रही है, उससे कम की जो एरर आ रही है, उनको हम क्या करेंगे, सभी एंगल्स में इक्वली डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो एरर है वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो गई है सभी एंगल से, वो एक्यूमुलेट नहीं हुई हर किसी एक एंगल में। ठीक है ना। द एंगल बिटवीन द लास्ट, ठीक है, मेज़र करेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग द एंगल एट द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन राउंड द पॉइंट टू ऑब्टेन ए चेक ऑन देयर सम बीइंग इक्वल्स टू 360 डिग्री इज कॉल्ड क्लोजिंग द होरिजन। ठीक है ना। लास्ट स्टेशन और फर्स्ट स्टेशन के बीच में जब रीडिंग करते हैं तो वो एक चेक हम लगाते हैं अपनी रीडिंग्स के ऊपर कि हमारी हमने जो रीडिंग्स ली है वो सही है कि नहीं है। ठीक है ना। चेक किस तरह से लगाते हैं, और इसको हम क्या कहेंगे, क्लोजिंग दी हॉरिजन। क्योंकि एक सर्किल में जब हम इंस्ट्रूमेंट को घुमाते हैं और वापस जहाँ से शुरू वहीं आते हैं तो कितने डिग्री का एंगल पूरा होता है, 360 का। तो जब इंस्ट्रूमेंट वापस घूम के उसी पॉइंट पे आएगा तो उसकी स्केल के ऊपर रीडिंग कितनी आनी चाहिए थी, 360। तो ये एक चेक है, अगर नहीं आती है तो वो एरर देखेंगे कितनी है, अगर विद इन परमिसिबल लिमिट है तो उसको हम हर एक एंगल में डिवाइड कर देंगे। इफ़ द डिस्क्रिपेंसी मतलब जो कमी रह गई है, इज़ विद इन दी एक्सेप्टेबल लिमिट, it is distributed equally among all the angles measured. If the discrepancy is large, the whole field work is repeated. अगर वो जो एरर आ रही है वो काफ़ी बड़ी है तो हम दोबारा से पूरा काम करेंगे। If 4 angles are measured and initial reading is 0 0 0 and final reading on the closing is 20 seconds, this small error is equally distributed. Equally distributed means इतनी 20 डिग्री एंगल एक्स्ट्रा आ रही है तो हम सभी एंगल से क्या करेंगे, 20 सेकंड्स एक्स्ट्रा आ रही है तो 5 सेकंड सभी एंगल से हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से जो हमारी एरर थी वो सभी एंगल्स में एक्यूमुलेट हो गई है और वो एरर मिनिमाइज हो गई है। ठीक है, आगे चलें। द मेथड ऑफ रिट्रेशन इज ऑल्सो नोन एज मेथड ऑफ डायरेक्शन और द मेथड ऑफ सीरीज़। इसके और दो नाम दिए गए, मेथड ऑफ डायरेक्शन या मेथड ऑफ सीरीज़। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस बताया हुआ है इस फिगर के अलोंग कि हमने सपोज करो ओ के ऊपर इंस्ट्रूमेंट फिक्स किया, पहले हमने पी को साइड किया, जो इनिशियल पॉइंट हमने साइड किया वो पी है। फिर क्लॉकवाइज में हमने पहले एस रीड किया, फिर आर रीड किया, फिर क्यू रीड किया। ठीक है ना। और लास्ट में हम क्यू से पी को रीड करेंगे। तो यहाँ पर वापस से पी के आगे 360 का हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो जो एरर आई है उसको हम इक्वली सब में ऐड या माइनस कर देंगे। अगर ज़्यादा आई है तो उसको माइनस कर देंगे, कम आई है तो सब में ऐड कर देंगे। ठीक है ना। तो दिस इज़ द मेथड ऑफ रिट्रेशन। ये सब उसमें इसका ये प्रोसेस बताया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक कंपैरिजन ऑफ रिट्रेशन एंड रिपीटिशन मेथड बताया हुआ है। नाउ मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल्स। अब नाउ वर्टिकल एंगल कैसे मेज़र करते हैं। वर्टिकल एंगल मेज़र करना का तरीका भी, मतलब एंगल को रीड करने का तरीका सेम है, लेकिन लेते कैसे हैं इंस्ट्रूमेंट को, सेट कैसे करते हैं ये हम देखते हैं। द वर्टिकल एंगल इज द एंगल बिटवीन द इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट एंड द हॉरिजॉन्टल प्लेन थ्रू द टर्निंग एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पर थियोडोलाइट पर जो वर्टिकल है हम एंगल पढ़ेंगे वो किसके बीच में होगा, एक तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो कि टर्निंग एक्सिस से पास हो रहा हो, ठीक है, और द इंक्लाइंड एक्सिस ऑफ द टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप की जो इंक्लाइंड एक्सिस है वर्टिकल प्लेन में, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा दिस इज़ द वर्टिकल एंगल। तो वो हॉरिजॉन्टल जो लेवल है टर्निंग एक्सिस का उसके डाउन भी हो सकता है और उससे अप भी हो सकता है। और मैक्सिमम जो हम एंगल रीड करेंगे ये वर्टिकल एंगल, तो ये मैक्सिमम एंगल कितना, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है। द वर्टिकल एंगल इज मेजर्ड इन ए वर्टिकल प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंक्लाइंड लाइन ऑफ साइट। The vertical angle is the angle of elevation when the line of sight is inclined upward from the horizontal line। ठीक है ना। अगर हम जो हमारा जो टर्निंग एक्सिस से हॉरिजॉन्टल प्लेन पास हो रहा है उससे ऊपर की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो वो तो हमारा होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, और अगर नीचे की तरफ देख रहे हैं उससे तो वो होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। when the vertical angle is the angle of depression when the line of sight is inclined downward from the horizontal line। समझ में आ गया ना। टर्निंग एक्सिस ध्यान है, जिसके ऊपर टेलीस्कोप लगा होता है वो टर्निंग एक्सिस होती है, उससे जो हॉरिजॉन्टल एंगल पास हो रहा है उस हॉरिजॉन्टल प्लेन
तो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन के रेफरेंस में हम वर्टिकल एंगल्स को रीड करते हैं। तो उस हॉरिजॉन्टल प्लेन से अगर नीचे हम देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, उससे हम ऊपर अगर देख रहे हैं टेलीस्कोप से तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाएगा। फॉर मेजरमेंट ऑफ वर्टिकल एंगल द इंस्ट्रूमेंट शुड बी लेवल विद द हेल्प ऑफ एल्टीट्यूड लेवल। और वर्टिकल एंगल को रीड करने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट है उसको लेवल किससे करेंगे? एल्टीट्यूड लेवल से। वैसे भी जब हम उसको लेवल करते हैं तो प्लेट लेवल से एक बार लेवल कर लिया तो उसको हम एक बार एल्टीट्यूड लेवल को ज़रूर चेक करें कि वो सेंटर पे है कि नहीं है। तो स्टार्टिंग में ही हमें उसको सेंटर कर लेना है। द एल्टीट्यूड लेवल इज़ मोर सेंसिटिव दैन द प्लेट लेवल प्रोवाइडेड ऑन द अपर प्लेट। ठीक है, ये तो मोर सेंसिटिव होता है क्योंकि सर्कुलर होता है, तो इसमें हल्का सा हिलाते ही इसकी जो बबल है वो आउट हो जाता है। द फॉलोइंग प्रोसीजर अडोप्टेड फॉर मेजरमेंट ऑफ द वर्टिकल एंगल POH। अब ये एक वर्टिकल प्लेन में एंगल दिया हुआ है, जो OH है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में एक लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है ना। और P एक पॉइंट है जो कि इस हॉरिजॉन्टल सर्किल से ऊपर है। तो ये हम कौन सा एंगल रीड करेंगे? ये करेंगे हम एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है ना। अगर H से नीचे P होता तो ये कहलाता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। नाउ क्या जो स्टेप्स हैं वो क्या है? फर्स्ट है सेटअप द इंस्ट्रूमेंट, सेंटर, लेवल द इंस्ट्रूमेंट एंड विद रेफरेंस टू द प्लेट लेवल। Now turn the instrument about the vertical axis such that the altitude level is parallel to the line joining any two foot screw। अब जो altitude level है अब उसको हमें सेंटर में लाना है। तो जैसे प्लेट लेवल को हम सेंटर में लाते थे उसी तरह से हमें altitude लेवल को भी सेंटर में लाना है, ठीक है। एक बार जब वो सेंटर में आ जाएगा, ठीक है, तो ये सब उसी के पॉइंट दिए हुए हैं कि किस तरह से उसको सेंटर करना है। तो ये आप एक बार देख लेना। नाउ जो पॉइंट 6 है, यूज द वर्टिकल सर्किल क्लैम्प। वर्टिकल सर्किल की क्लैम्प को हम यूज़ करेंगे। एंड डायरेक्ट द टेलीस्कोप टुवर्ड्स द पॉइंट टुवर्ड्स द स्टेशन P। स्टेशन P की तरफ उसको हम देखेंगे विद द वर्टिकल एंगल विच वर्टिकल एंगल इज रिक्वायर्ड, क्योंकि P को हमें रीड करना है तो P की तरफ हम उसको देखेंगे। नाउ क्लैम्प ऑफ द वर्टिकल सर्किल एंड बाइसेक्ट P एग्जैक्टली बाय द टर्निंग दी वर्टिकल टेंजेंट स्क्रू, ठीक है। जैसे हॉरिजॉन्टल स्केल करते थे, इसको एक बार जब P बाइसेक्ट हो जाएगा तो उसको वहीं पे क्लैम्प कर देंगे। और टेंजेंट स्क्रू से अगर थोड़ा बहुत हिल जाता है तो उसको टेंजेंट स्क्रू से एग्जैक्टली बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। अब वर्नियर C और D पर हम एंगल रीड करेंगे। तो एंगल रीड करने का तरीका सेम है, ठीक है। फिर नाउ चेंज द फेस ऑफ द, अब एक बार लेफ्ट फेस लिया फिर एक बार हम राइट फेस लेंगे, उन दोनों के एवरेज लेके हम वो रीडिंग्स लेंगे। इस तरह से हम ये वर्टिकल एंगल रीड करते हैं, ठीक है। सेम मेथड है, एक बार इसको आप रीड कर लेना। नाउ आता है एरर्स इन थियोडोलाइट, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि थियोडोलाइट में क्या क्या एरर्स होती है। 3 प्रकार की एरर क्लासीफाई की गई है: इंस्ट्रूमेंटल एरर, पर्सनल एरर और एरर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज, ठीक है। तो फर्स्ट इंस्ट्रूमेंटल एरर, ऐसी एरर जो इंस्ट्रूमेंट के कारण है। मीन्स डायफ्राम है वो वर्टिकल नहीं है, ठीक है, या जो एक्सिस है आपस में एक दूसरे, वर्टिकल एक्सिस वो वर्टिकल नहीं है, जो या से जो अपनी प्लेट्स हैं वो सेंटर, जो हॉरिजॉन्टल सर्किल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के सेंटर नहीं है, या फिर जो वर्टिकल सर्किल है वो टर्नियन एक्सिस के सेंटर में नहीं है, या टर्नियन एक्सिस वर्टिकल एक्सिस के सेंटर से नहीं जा रही है। ये सब जो एरर्स है इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहलाती है। मीन्स जो मिस एडजस्टमेंट होता है बिटवीन द पार्ट्स, ठीक है। तो इनको हम देखें एक बार। The instrumental errors occurs due to imperfect adjustment of the theodolite, due to constructional defects in the instrument or due to wear and tear of the various components. The errors due to imperfect adjustment are most common and are discussed below in detail. तो जो इंस्ट्रूमेंट में एरर है तो वो कंस्ट्रक्शनल, जो मैन्युफैक्चरिंग के दौरान ही आ जाती हैं, या बार बार उसको हम यूज़ करें और रफली यूज़ करें तो उसके कारण भी ये एरर्स आ जाती हैं। नो सबसे पहले है एरर ड्यू टू प्लेट बबल ट्यूब नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस। तो पहली एरर तो क्या होगी कि जो प्लेट बबल है या प्लेट लेवल ट्यूब है वो परपेंडिकुलर वर्टिकल एक्सिस के नहीं है, ठीक है ना। तो उसकी फिक्सिंग में दिक्कत हुई है। तो एक तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर है। तो उसमें क्या होगा, हमारी जैसे प्लेट को हम सेंटर में लाएंगे तो जो प्लेट बबल है उसको सेंटर में लाएंगे तो वर्टिकल एक्सिस क्या है, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर नहीं है वो टिल्ट हो जाएगी।
और टिल्ट होने के बाद जो लाइन ऑफ साइट है, अगर वर्टिकल एक्सिस टिल्ट हुई तो मीन्स टेलीस्कोप अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो वो भी टिल्ट हो जाएगा, और वो टिल्ट होगा तो हमारी जो लाइन ऑफ साइट है वो एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगी। देखो ये पीछे दिखाया हुआ है फिगर्स में, ठीक है। तो एक तो ये थी। दूसरा है एरर ड्यू टू लाइन ऑफ साइट नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस। दूसरा क्या होगा, जो हमारी लाइन ऑफ साइट है वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मीन्स जो टर्नियन एक्सिस, जिसके ऊपर वो बार जिसके ऊपर टेलीस्कोप और वर्टिकल सर्किल फिक्स होते हैं, वो आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ठीक है। तो जब वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी और हम टेलीस्कोप की पोजीशन बदल के रीडिंग ले रहे हैं तो क्या होगा, वहाँ पर जो टेलीस्कोप है वो एग्जैक्टली 180 डिग्री पर नहीं आएगा, ठीक है ना। वो देखो जब उसको हम रोटेट करेंगे तो वो एक सर्किल बनाएगा, ठीक है ना। ये इस तरह से था, इसको जब हम रोटेट करके ऐसे लाएंगे तो एक सर्किल बनेगा। तो उससे क्या होगा कि जो एंगल्स हम रीड करेंगे वो डिफरेंट एंगल रीड करेंगे दोनों केस में, ठीक है। तो ये इसके मैथमेटिक्स से ये सब आपके काम के नहीं है, केवल आपको ये ध्यान रखना है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर्स क्या होती हैं। तो फर्स्ट तो क्या हो गई है कि प्लेट बबल और वर्टिकल एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर ना हो, एक लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस वो आपस में परपेंडिकुलर ना हो। ये परमानेंट एडजस्टमेंट इसमें दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो इनको आप ज़्यादा ये अपने काम की चीज़ें नहीं है इतनी, ठीक है। फिर है एरर ड्यू टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉट बीइंग परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। एक तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर ना हो, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर ना हो, ठीक है। तो ये भी एक इंस्ट्रूमेंटल एरर है। उसके बाद पर्सनल एरर आती है। पर्सनल एरर क्या क्या होती है कि हम रीडिंग लेने में गड़बड़ कर दें, हम लेवलिंग करने में गड़बड़ कर दें, इंस्ट्रूमेंट को सेंटरिंग करने में गड़बड़ कर दें, ठीक है ना। तो जो मैनुअल एरर्स होती हैं, ठीक है, ये सब पर्सनल एरर्स में आती है। एरर्स ड्यू टू इनएक्यूरेट सेंटरिंग, एरर ड्यू टू इनएक्यूरेट लेवलिंग, एरर ड्यू टू स्लिप इन स्क्रू कि हम टेंजेंट स्क्रू या क्लैंप स्क्रू को अच्छे से टाइट ना कर पाएँ और वो हिल जाए। एरर ड्यू टू इम्प्रॉपर यूज़ ऑफ टेंजेंट स्क्रू को हम ढंग से यूज़ नहीं कर पा रहे हों। और एरर ड्यू टू टेम्परेचर इफेक्ट्स, एरर ड्यू टू रिफ्रैक्शन इफेक्ट, ठीक है ना। रिफ्रैक्शन इफेक्ट क्या होता है, इफ द लाइन ऑफ साइट इज क्लोज टू द ग्राउंड सरफेस रिफ्रैक्शन में कॉज सिमरिंग ऑफ द सिग्नल्स एंड द एक्यूरेट साइट में बी डिफ़िकल्ट कि हमारे जो लाइन ऑफ साइट है वो बिल्कुल ग्राउंड के पास हो, ठीक है। तो हमें वो जो इमेज स्टाफ पर जब हम रीडिंग पढ़ेंगे तो हमें हमेशा हिलती हुई दिखाई देगी, तो हम एग्जैक्टली उस रीडिंग को नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ये पर्सनल एरर्स थे, ठीक है। अब ये था ऑर्डर ऑफ परमानेंट एडजस्टमेंट। जो इंस्ट्रूमेंट में जो एरर्स थी उनको हम कैसे उन सबसे पहले किसको सही करें फिर किसको करें, उसका ये ऑर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहले प्लेट लेवल को, फिर क्रॉस हेयर, ठीक है ना, फिर है कोलिमेशन इन एजीमथ टेस्ट। ये सब परमानेंट एडजस्टमेंट जो कि अपने काम का इतना नहीं है, ठीक है। तो इनको आप छोड़ देना। तो मेन इस वीडियो में है कि वर्नियर पर रीडिंग कैसे पढ़ते हैं स्केल्स पर, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एंगल पढ़ने के कौन कौन से मेथड है, रिपीटेशन रिट्रेशन मेथड, कैसे रिपीटेशन मेथड हम यूज़ करते हैं, कैसे रिपीटेशन मेथड यूज़ करते हैं, वर्टिकल एंगल हम कैसे रीड करते हैं, ठीक है। ये सब इस वीडियो का मकसद है, ठीक है ना। फिर किन कौन सी प्रकार की एरर्स होती है, ठीक है ना, वो एरर क्या होती हैं, कैसे एलिमिनेट होती हैं, रीडिंग्स में क्या गड़बड़ आती है, वो हमारे सिलेबस में इतना नहीं है, इसलिए हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो जब भी ऑनलाइन क्लास हम डिस्कस करेंगे तो आप मेरे से अपनी समस्याएं पूछिए। थैंक यू।